नमस्कार दोस्तों। एक देश एक कानून, ये तो सुनने और समझने में ही बहुत आसान लगता है। कोई भी बुद्धिहीन से बुद्धिहीन आदमी इस बात को समझ सकता है कि कानून सभी के लिए एक समान होना चाहिए। इस बात को समझने के लिए बहुत लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। अगर कहा जाए कि फला समुदाय का आदमी चोरी करे तो 1 साल का सज़ा, दूसरे समुदाय का व्यक्ति चोरी करे तो 2 साल की सज़ा, तीसरे समुदाय का व्यक्ति चोरी करे तो 5 साल की सज़ा, ये सुनने में ही अटपटा लगता है। बहुत ही साफ़ सुथरी और छोटी सी बात है, एक देश एक कानून, सभी व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून हो, ये बात मुझे भी समझ में आती है। लेकिन क्या ये बात देश के सभी लोगों को अच्छी लगती है, सही लगती है? मैं जानना चाहूँगा आप सभी से। मैं सरोज पांडे आप सभी से ये राय मांगता हूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि एक माता पिता के अगर 3 बच्चे हों तो क्या उन तीनों के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए या एक जैसे नियम होने चाहिए? अगर मैं ये नियम बनाऊँ कि मेरे बड़े बेटे के लिए ऐसा नियम होगा, मेरे मझले बेटे के लिए वैसा नियम होगा और सबसे छोटे के लिए कोई और नियम होगा, तो क्या एक परिवार को चलाने का कोई तरीका है? बहुत साधारण सी बात है। मैं आप सभी से ये अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ कि अगर मेरी बात गलत लगती हो तो कृपया मुझे कमेंट करें। मेरे पिछले वीडियोस में भी बहुत सारे कमेंट्स आए और जिसका मैंने उचित रूप से उत्तर दिया, और जहाँ कहीं भी मैंने गलत बोला उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी। और इस बात के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती होती है, मैं कोई गलत बात कहता हूँ और मुझे ये बात समझ में आ जाए कि हाँ मैंने गलत बोला है, तो मैं क्षमा मांगने को तैयार हूँ। लेकिन अगर मेरी बात सही है तो थोड़ा विचार भी तो करनी चाहिए। एक देश एक कानून, जिसको आज लोग यूसीसी के नाम से जान रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। प्यारे दोस्तों, मैं आज शाम को ओशो का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान भारत में है। इंग्लिश में ये प्रवचन है, दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान भारत में है, न कि पाकिस्तान में, न बांग्लादेश में, न सऊदी में। बहुत सारे देश का उन्होंने नाम लिया। ओशो कहते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक मुसलमान भारत में है, क्योंकि उनको उनके धर्म के अनुसार ये छूट दी गई है कि वो एक साथ 4 पत्नियां भी रख सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिंदू एक ही पत्नी रख सकते हैं कानूनन। फिर ओशो कहते हैं कि इस समय भारत में मुस्लिम नंबर 2 पर है, कुछ साल के बाद वो नंबर 1 पर आ जाएंगे। कारण साफ है, एक हिंदू परिवार के घर में 1 साल में 1 बच्चे का जन्म हो सकता है और 1 साल में मुस्लिम परिवार में 4 बच्चे का जन्म हो सकता है। एक सिंपल लॉजिक की बात है। बिल्कुल मैं हैरान हूँ कि ओशो जैसे सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष ने इस तरह की बात कही। वो अपनी बातों से हमेशा चौंका देते हैं और उनकी जितने भी वीडियोस मैंने देखे हैं, शायद मैंने ओशो का लगभग आधा से अधिक तो वीडियो देखे होंगे। आज जो मैंने वीडियो शाम को मैंने देखा तो उन्होंने ये बात को उठाया कि विश्व में, लेकिन मैंने बाद में गूगल में सर्च किया तो विश्व में सबसे अधिक मुस्लिम अभी इंडोनेशिया में है। 1-2 करोड़ का अंतर चल रहा है अभी भारत के मुसलमान में और इंडोनेशिया के मुसलमान में, 1-2 करोड़ का अंतर चल रहा। चलिए अब मैं बात को वहाँ से शिफ्ट करता हूँ। अंदर से सभी जानते हैं कि भारत में जनसंख्या एक समस्या है, चाइना में भी जनसंख्या एक समस्या है और जिसको उन्होंने रोकने के लिए कुछ तरीके अपनाए। भारत में भी आप सभी जानते होंगे 1975, 77, 80 के आसपास में जब इंदिरा जी को लगा कि भारत में जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि एक साधारण आदमी से भी मैं पूछता हूँ आपके कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 1 ही बच्चा। तो हम कहते हैं बस, वो कहते हैं बस इसी को अच्छा से पढ़ा लिखा ले तो काफ़ी है, इनका ही अच्छा से परवरिश कर दे तो बहुत है। मेरे अधिकांश रिश्तेदार हों या दोस्त हों, सभी को 1 या 2 बच्चे हैं। कारण जब मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं भाई यही लोग अच्छा से पढ़ लिख जाए तो बहुत है, महंगाई बहुत है, इनको पढ़ाने का स्कूल का खर्च बहुत है और 2 ही बच्चा संभालना मेंटली भी काफ़ी है। लेकिन जैसा कि बचपन से हम लोग देखते रहे, जानते रहे कि यदि, एक तो मैं पहले की बात कर रहा हूँ, खुद मेरे पिताजी के 8 बच्चे, 5 भाई 3 बहन, मेरे 5 भाई और 3 बहन।
उसी तरह से मेरे चाचा के यहाँ भी और बाकी परिवार में भी मैंने गांव में देखा था 1980 के आसपास में मेरे चाचा के यहाँ भी 8-9 बच्चे उनके भी थे। प्यारे दोस्तों, ये बहुत आम बात था कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, 1980 तक मैंने देखा है उनके बच्चों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। यहाँ तक कि ओशो के भी 11 भाई बहन हैं। स्वयं ओशो सबसे बड़े हैं, उनके बाद भी 10 और भाई बहन हैं। तो फिर क्या हिंदू और क्या मुस्लिम, इनको बांटना बेकार है। जब ओशो से सदगुरु के भी 11 भाई बहन हैं, मेरे 8 भाई बहन हैं और मेरे चचे रिश्तेदार में वही बात है, तो फिर मुस्लिमों के पास अगर 2-4-5 बच्चे हैं तो क्या तुलना करना। लेकिन एक बात समझ में आ गई, वो मेरे पिताजी को समझ में आ गई। 1980 में मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ था। उस समय रेलवे ने छोटा सा प्रलोभन दिया कि यदि कोई अपनी पत्नी का परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग वाला ऑपरेशन कराएगा तो उसे 300 रुपये दिए जाएंगे, ऐसे कुछ अमाउंट था, और स्टील का कटोरा बर्तन दिए जाएंगे। तब सरकार ने पैसे का प्रलोभन दिया। तो जब मेरी माँ को, जब उनका आखिरी संतान मेरा छोटा भाई का जन्म हुआ 1980 में, तब मेरी माँ ने फैमिली प्लानिंग वाला ऑपरेशन करवा लिया। उसके बाद उनका कोई बच्चा ना हो। माँ को 300 रुपये भी मिले और स्टील का कटोरा मिला था, तो बहुत खुश थे कि चलो 300 रुपये मिल गए, स्टील का कटोरा मिल गया। लेकिन असली बात कुछ और था। असली बात ये है कि अब और कोई भाई बहन मेरा नहीं आएगा, ताकि हम लोग जितने भाई बहन हैं उन पर ही उनके इनकम से अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो पाएगा। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे ऐसा चला कि जब मेरे पत्नी से एक बेटा एक बेटी हुआ। मेरा बेटा का जन्म 2004 में हुआ है, मेरी बेटी का जन्म 2008 में हुआ। और उसी समय मैंने फॉर्म भर दिया कि मेरी वाइफ का फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कर दिया जाए, चाहे बेटा हो या बेटी हो। 2008 में मैंने फॉर्म पर साइन कर दिया कि बेटा हो तो भी, बेटी हो तो भी, और बच्चे नहीं होने चाहिए। और फैमिली प्लानिंग वाला ऑपरेशन मेरे वाइफ का कर दिया गया 2008 में। तो मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हिसाब से 2 बच्चों को पढ़ाना लिखाना पालना पोसना आसान है। अब बात आती है कि 1980 के बाद जितने भी मेरे भाई बहन हैं, दोस्त रिश्तेदार हैं, सभी के पास मैंने देखा है 1-2 बच्चे। यहाँ तक कि मेरे मुस्लिम दोस्त जितने भी हैं, अधिकांश को मैंने देखता हूँ 1 बच्चा सॉरी 2 बच्चा, शायद ही किसी को 3 बच्चा हो। मैं उनसे मजाक में पूछता भी हूँ, दोस्त है क्लासमेट है, तो पूछता हूँ बस 2 ही बच्चा। वो बोलते हैं बस यार काफ़ी है, यही लोग पढ़ लिख जाएँ। प्यारे दोस्तों, मैं किसी धर्म की तरफ इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति किसी के भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, टिप्पणी नहीं करता है। मैं भी नहीं करूँगा। अगर हिंदुओं के कुछ धार्मिक विचार हैं, वो उनके जीवन में अगर उन्हीं से उनको सुख मिलता है, उत्तम है। अगर धर्म का कोई विशेष विचार आपको सुखी संपन्न करता है, अच्छी बात है। अगर धर्म आपके लिए शांति का द्वार है, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी विशेष मान्यता के कारण आप दुख भोग रहे हैं या आपका परिवार दुख भोग रहा है, तो एक बार विचारणीय है। वापस मैं अपनी इसी बात पे आता हूँ कि एक देश एक कानून। जब मैं जाता हूँ राशन लाने के लिए, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई अलग अलग नियम है ना। लाल कार्ड के लिए इतना मिलेगा, रेड कार्ड वाले को इतना मिलेगा। एक भेदभाव का थोड़ा सा एहसास होता है। कुछ लोग होते हैं उनको अलग क्वांटिटी मिलेगा, कुछ लोग होते हैं उनको अलग क्वांटिटी मिलेगा। यहाँ पर मुझे नहीं पता जिन्होंने कानून बनाया है वो समझे, लेकिन मुझे ये बात खलती ज़रूर है कि समझदारी तो इसमें है कि एक देश एक कानून। लेकिन अगर किसी कमज़ोर वर्ग को कोई सहायता पहुंचा रहा तो ये भी अच्छी बात है। मैं उसके खिलाफ़ नहीं हो सकता हूं। कोई वर्ग अगर सदियों से वर्षों से कमज़ोर रहा है, उसे अगर अतिरिक्त सहायता दी जा रही है तो इट्स ओके, ये होनी चाहिए। चलिए वो तो अलग विषय है। लेकिन मैं आज शाम को सिर्फ ये बोलने के लिए आया हूँ कि ये हमारे भी जितने बच्चे हैं, विशेष करके मैं फिर से वही बात करना चाहता हूँ, कोई अगर स्कूल है और स्कूल में अगर कोई नियम हो तो मैं चाहूँगा सभी बच्चों के लिए एक ही नियम हो, और है। यही सबसे खूबसूरत बात है। चाहे स्कूल हो या अस्पताल हो या कोई भी सरकारी संस्था हो या कोई निजी संस्था हो, अगर वो एक साइन बोर्ड पर लिख दे सभी के लिए कानून समान है, तो कुछ इसमें गलत मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा। आज वही बात यूसीसी के साथ में, जहाँ ये बात की जा रही है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम बनाए जाएंगे। जहाँ तक मेरी अपनी राय है,
मुझे लगता है कि अगर इस कानून से देश की स्थिति मजबूत होती है, इस कानून से अगर लोगों की सुविधाओं की वृद्धि होती है, इस कानून से अगर देश में और परिवार में और निजी शांति बढ़ती है तो सही है। अगर यूसीसी लागू करने के बाद हमारे देश में समृद्धि बढ़ती है, रिचनेस बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है तो अच्छी बात है। अगर यूसीसी लागू होने से हर परिवार में, हर घर में सुख की वृद्धि होती है तो अच्छी बात है। अगर यूसीसी लागू होने से प्रत्येक मनुष्य के मन में शांति बढ़ती है तो ये अच्छी बात है। यही इसको मापने का क्राइटेरिया होगा, मापदंड होगा। यूसीसी लागू करना उचित है या अनुचित है, इस विषय पर विचार करने का अधिकार सभी व्यक्तियों को है। क्योंकि जहाँ तक इसके बारे में शुरू में मैंने थोड़ी सी स्टडी की तो मुझे पता चला कि संविधान बनते समय, उस समय के बहुत सारे ऐसी बातें हैं। संविधान बनते समय जब संविधान को लिखा जा रहा था तो जब नियम सभी के लिए बनाए जा रहे थे तो उस समय अलग अलग नियम बना दिए गए अलग अलग समुदाय के लिए। हिंदुओं के लिए अलग नियम हो गए, मुस्लिमों के लिए अलग नियम हो गए कि मुस्लिम अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे और हिंदू देश के कानून के अनुसार जीवन बिताएंगे, और ये सिलसिला चलता रहा। इसके अच्छे प्रभाव पड़े हों या बुरे प्रभाव पड़े हों वो भुगतना आदमी को ही होगा। बहुत सालों के बाद जब लोगों ने देखा देश की आबादी, मुझे याद है हम लोग के उस समय 1980 में जनगणना वाले आते थे, कभी देश की आबादी 80 करोड़ के आसपास था। तब हम लोग सुनते थे कि बहुत जल्दी देश की आबादी 100 करोड़ हो जाएगा। बड़ी चिंता की बात थी कि अगर किसी छोटे से एरिया में 100 करोड़ लोग रहेंगे तो घर का अभाव होगा, अन्न का अभाव होगा, बहुत तरह की असुविधाएं होगी। बहुत घबराहट की बात थी कि देश की आबादी 100 करोड़ होने वाली है, हो गई। फिर हम लोगों ने देखा हर 10 साल पर देखते गए, अब फिर 120 करोड़ हो गई। अब सुनने में आता है कि 140 करोड़ हो गई है देश की आबादी। अगर इंडिया जैसा छोटा सा देश मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं टीचर भी हूँ और मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, SST। मैं देखता हूँ दूसरे कई देश है जिनका आकार कितना बड़ा है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, रसिया, चाइना, बड़े बड़े एरिया वाले देश की आबादी क्या है, और हमारे पूरे ग्लोब में आप देखिएगा छोटा सा भारत, अगर इसमें 140 करोड़ लोग रहते हैं तो क्या उन्हें असुविधा नहीं होगा? सीधी सी बात है। एरिया कम हो, मनुष्य ज़्यादा हो तो रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, हर तरह की असुविधा का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा अपना निजी जो विचार है वो तो यही रहा कि यूसीसी का जो लागू होना, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपनी राय, अपने मत से चले। मैं तो यही कह सकता हूँ, एक देश एक कानून सुनने में ही सहज और अच्छा लगता है। किन्हीं को मेरी बात से अगर आक्रोश हो, चोट लगी हो तो कृपया मुझे सुझाव दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्योंकि आज आप लोग के सहयोग से मेरे 2270 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और 6 लाख के आसपास हमारा व्यू जा चुका है। आप सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद। मैंने हर विषय पर बोला, जनसंख्या पर आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि वास्तव में मैं इस बात को मानता हूँ। बहुत पहले ओशो की एक किताब आई थी जिसका नाम ही था जनसंख्या विस्फोट। 1960 और 70 के बीच में ओशो ने गांधी मैदान नहीं, क्रॉस मैदान, आज़ाद मैदान जैसे जगहों पर ओशो ने जनसंख्या पर बोलना शुरू किया था। शायद भारत के वो प्रथम व्यक्ति थे जब ओशो ने बोलना शुरू किया था कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित होनी चाहिए। मेरे ख्याल से भारत के या हो सकता है दुनिया के पहले व्यक्ति ओशो रहे हैं जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम को पहले ही देख लिया था। और ओशो ने अपने कई प्रवचनों में कहा कि जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा। हमारे संतान सीमित हों तो उन्हें उचित रूप से पढ़ा पाएंगे, तभी हमारे देश का, विश्व में सभी का प्रगति होगा। और अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है, भोजन में भी कटौती होगी और शिक्षा में कटौती होगी और कपड़ों में भी कटौती होगी। चलिए उतने दूर तक नहीं जाना है, बट ये जरूर कहेंगे ओशो ने सबसे पहले विचार रखे थे जनसंख्या नियंत्रण। बाद में इंदिरा जी ने उसको जब एक्टिवेट किया कि भारत में लोगों की नसबंदी कराई गई, जनसंख्या नियंत्रण कराया गया। तो मुझे तो ज़्यादा उम्र नहीं थी मेरी, पर लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी उस साल इलेक्शन ही हार गई थी। खैर, इस बात को इससे जोड़ना उचित शायद नहीं है क्योंकि तब मेरी उम्र बहुत कम थी, शायद मैं 5-6 साल का था। 1978 के आसपास की बात है। मेरी अपनी समझ थी वो। इंदिरा जी ने इस बात को कहा कि भाई पुरुषों की नसबंदी कर देनी चाहिए, जिनके पास पहले से 2-4 संतान हो, दे शुड नॉट प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, उन्हें और अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। खैर, जिन्हें अच्छा लगा, किन्हीं को बुरा लगा, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? मेरे लिए देश का संविधान मान्य है,
मेरे लिए आप सभी की राय की कीमत है, वैल्यू है। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, यूसीसी को जहाँ तक मैंने समझा राष्ट्र हित में है, देश के हित में है, प्रत्येक नागरिक के हित में है। आगे आप सबकी मर्जी। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।